वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हमने पिछली कक्षा में बात की थी रस समीकरण मिति के बारे में। इसी रस समीकरण मिति में हमने बात की थी नॉर्मली रस समीकरण मिति होती क्या है और किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए रस समीकरण मिति कैसे निकालते हैं। रस समीकरण मिति में हमने देखा था कि कोई भी अभिक्रिया जो है, जैसे ये H2 है, इसकी क्रिया करवाई हमने हाफ O2 के साथ, तो ये बन गया जैसे अपने पास H2। तो रस समीकरण मिति जो होती है वो अपने को ये बताती है कि इस पर्टिकुलर अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक है, अभिकारक H2 और O2 और उत्पाद जो H2 है, इनके मोल क्या है, इनके मोलू में संबंध, इसके अतिरिक्त इनके भार में संबंध और इनके आयतन में संबंध। जैसे H2 का 1 मोल, ऑक्सीजन का आधा मोल, उसके अतिरिक्त जल का 1 मोल। यानी ये कह रहा है कि जब आप हाइड्रोजन का 1 मोल लोगे और ऑक्सीजन के कितने मोल लोगे, आधा मोल, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो जल बनेगा 1 मोल। इसी प्रकार अगर मात्रा के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन परमाणु 1 ग्राम का होता है। हाइड्रोजन कितने अपने पास 2 है, तो 2 ग्राम मात्रा। यहाँ पर ऑक्सीजन का आधा मोल है, मतलब 1 ऑक्सीजन, और वो होता है 16 ग्राम। तो अपने पास बन क्या रहा है, जल। तो देखो जल में 2 तो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम का, तो 2 हाइड्रोजन कितने के हो गए, 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है ये 16 ग्राम का, तो टोटल 18 ग्राम। तो देखो एक पता ये चल रहा है, मोल से देखे तब तो कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन जो है आधे मोल ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगी तो आपके 1 मोल जल बनेगा। लेकिन जब मात्रा के आधार पर देखें तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो आपके 16 ग्राम ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगी तो आपके 18 ग्राम जल बनता है। तो ये इसके अतिरिक्त अगर पदार्थ गैसीय अवस्था में, तो उनके आयतन का भी अपने को अध्ययन करवाता है। तो कल हमने देखा था रस समीकरण मिति की परिभाषा में कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो है, उस समीकरण में पदार्थों के मोल, मोल के अतिरिक्त उनके मात्रा या भार और आयतन में संबंध बताने वाले पद को ही रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। इसी में बच्चों आगे बात करते हैं। आज हम नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें आज अब हम अपने सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, ये अपना नया टॉपिक है। रस समीकरण मिति से ही संबंधित है सीमांत अभिकर्मक। देखो सीमांत अभिकर्मक से अपना मतलब क्या है, कोई भी अभिक्रिया, जैसे अभी हमने ये देखा था H2 की क्रिया आप करवा रहे हो हाफ मोल O2 से, तो आपके बन रहा है 1 मोल H2। यानी कुल मिलाकर जब 2 ग्राम हाइड्रोजन की क्रिया आप 16 ग्राम ऑक्सीजन से करवाते हो तो 18 ग्राम जल बनता है। ये तो तब है कि जब आप 2 ग्राम तो हाइड्रोजन ले रहे हो और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हो और आपके 18 ग्राम क्या बन रहा है, जल। लेकिन बच्चों अगर इनके द्रव्यमान का अनुपात लिखें हम, मास रेशियो लिखें हम, तो द्रव्यमान के अगर अनुपात को लिखें तो अनुपात कितना है, 1:8। मतलब आप कितनी मात्रा लो, हाइड्रोजन की मात्रा को आप 1 से गुणा करो और ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा के लिए आपको उसको 8 से गुणा करना है। यानी 1 ग्राम है तो 8 ग्राम, 2 ग्राम है तो 16 ग्राम, और अगर 3 ग्राम ले रहे हो तो आपको चाहिए 24 ग्राम। लेकिन मान लो अपने को दी हुई है हाइड्रोजन तो दिया हुआ है 3 ग्राम। अब 3 ग्राम के हिसाब से देखें तो इस रेशियो में 3 से गुणा करें तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 24 ग्राम। लेकिन मान लो आपको 20 ग्राम ही दिया हुआ है, दिया हुआ कितना है, 20 ग्राम। आवश्यक कितना है, अगर इस रेशियो के अनुपात देखें तो आवश्यक है 24 ग्राम और दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। मतलब अगर किसी अभिक्रिया में 2 पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की मात्रा कम होती है तो जैसे ही उस पदार्थ की मात्रा खत्म होगी अभिक्रिया वहीं खत्म हो जाती है, अभिक्रिया रुक जाती है। जिस पदार्थ की मात्रा खत्म होने से अभिक्रिया रुकती है उस पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, सीमांत अभिकर्मक। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपने पास ये 3 ग्राम है और ये कितना है, 20 ग्राम। तो जैसे ही 20 ग्राम मात्रा खत्म होगी अभिक्रिया वहीं रुक जाएगी, चाहे हाइड्रोजन की कितनी ही मात्रा क्या हो, शेष हो। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, तो देखो इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं, सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा लिख देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी एक पदार्थ की मात्रा कम होती है तो कम मात्रा वाले पदार्थ के समाप्त होने पर अभिक्रिया रुक जाती है। चाहे दूसरे पदार्थ की कितनी ही मात्रा शेष हो। अब यहां पर क्या कह रहा है कि मान लो अभिक्रिया में अपने पास किसी एक पदार्थ की मात्रा कम है और जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो जैसे ही समाप्त होगा तो अभिक्रिया वहीं रुक जाएगी, यानी अभिक्रिया ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त, चाहे दूसरे पदार्थ की मात्रा कितनी ही क्या हो, शेष। तो जिस पदार्थ के कारण अभिक्रिया समाप्त होती है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, उसे सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। जबकि दूसरे अभिकारक को आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं, जिसकी मात्रा शेष रहती है, तो यह होता है बच्चों आपके सीमांत अभिकर्मक। दो पदार्थों में से अगर एक पदार्थ की मात्रा कम है तो जैसे ही कम मात्रा वाला पदार्थ खत्म, अभिक्रिया समाप्त। तो जिस पदार्थ के कारण अभिक्रिया रुक रही है उसे कहेंगे सीमांत अभिकर्मक, और दूसरे पदार्थ को आप क्या कहोगे, आधिक्य अभिकर्मक। एक बार स्क्रीनशॉट लो देखे इसका। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, हम इसमें एक दो उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर अपने पास N2 की क्रिया करवाते हैं हम 3H2 के साथ, तो बनता है अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, यानी 1 मोल आप लेते हो N2, 3 मोल H2, तो इनके मध्य क्रिया होने पर, पूर्णतः क्रिया होने पर 2 मोल अमोनिया बनता है। यानी अगर एक लेते हो आप 28 ग्राम और ये लेते हो आप 6 ग्राम, तो आपके पास ये कितना बनता है, 34 ग्राम। लेकिन बच्चों मान लो अपने पास नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 14 ग्राम ही है, हाइड्रोजन की मात्रा अपने पास है 10 ग्राम है, तो अमोनिया जो है वो कितना बनेगा। तो देखो इनका सरल रेशियो क्या है, 28 और 6 का सरल रेशियो देख लो आप, तो 14:3 है, मतलब इसकी मात्रा 14 ग्राम है, तो आपको हाइड्रोजन की मात्रा केवल 3 ग्राम चाहिए। जैसे ही 14 ग्राम मात्रा खत्म होगी अभिक्रिया रुक जाएगी, और 14 ग्राम के साथ क्रिया करने के लिए इसकी मात्रा कितनी चाहिए अपने को, इसकी आपको आवश्यक मात्रा केवल 3 ग्राम है, आवश्यक कितना है, 3 ग्राम। तो अब अपने पास ये 14 ग्राम और ये 3 ग्राम पूर्णतः क्रिया करेंगे तो आपके 17 ग्राम बनेगा। तो देखो दोनों में से अपने को इसकी मात्रा, दी गई मात्रा, उपलब्ध मात्रा दिया गया H2 है 10 ग्राम और दिया गया अपने पास नाइट्रोजन है 14 ग्राम। अब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की तो 3 ग्राम मात्रा ही काम में आएगी, उतने में अभिक्रिया क्या हो जाएगी, खत्म। तो यहाँ पर मात्रा खत्म किसकी हो रही है, नाइट्रोजन की, इसलिए ये तो क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। क्या है, सीमांत अभिकर्मक। कैसे, आप तो सीधा ये देखो कि अपने को मात्रा 14 ग्राम दी हुई है और काम में भी पूरी 14 ग्राम आ रही है, मतलब शेष कुछ नहीं है, मतलब ये कंप्लीट खत्म।
और इसके खत्म होने से ही अभिक्रिया रुकी है, इसलिए ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक। इसकी मात्रा दी हुई तो कितनी है आपको, 10 ग्राम, लेकिन आपके यूटिलाइज कितनी हुई है, 3 ग्राम। उपयोग में जब 3 ग्राम आई है तो शेष कितनी रह गई, 7 ग्राम। मतलब अभी अपने पास अगर नाइट्रोजन और होता तो हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा उपस्थित था, तो जिसकी मात्रा खत्म वो सीमांत अभिकर्मक, जिसकी मात्रा शेष वो क्या है, आदि के अभिकर्मक। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होगी कि दो पदार्थ दिए हुए हैं, उनमें आपको पहले तो नॉर्मल उनका जनरल रेशियो देख लो आप कि किस अनुपात में वो क्रिया करें, और उस रेशियो के आधार पर देखो कि किसकी मात्रा कम है किसकी मात्रा ज़्यादा। दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की मात्रा अगर कम है तो जो कम मात्रा वाला पदार्थ है वही सीमांत अभिकर्मक है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो अधिक है अभिकर्मक। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में सीमांत अभिकर्मक हो। मान लो आपको नाइट्रोजन तो दिया हुआ है 56 ग्राम और हाइड्रोजन दिया हुआ आपके पास 12 ग्राम, ये दिया हुआ अपने पास, तो इनका देखो सिंपल रेशियो निकालें तो क्या जाएगा, वही 14:3 आ जाएगा। मतलब ये तो फिक्स अनुपात में, तो यहाँ पर कंप्लीट उत्पाद बन जाएगा, यानी कोई भी पदार्थ सीमांत नहीं है और कोई भी पदार्थ आदि के नहीं है, या आप कह सकते हो दोनों ही सीमांत है, आदि के इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये होता है बच्चों सीमांत अभिकर्मक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा का परिकलन। अपने जो अभिकारक है उसकी मात्रा का आपको परिकलन करना है, तो अभिकारक की मात्रा का परिकलन कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो अभिकारक की मात्रा का परिकलन करने के लिए आपको सबसे पहले 3 मोस्टली चरण याद रखने। अपने अभिकारक की मात्रा को परिकलन करने के लिए सबसे पहले तो एक सिद्धांत लेते हैं हम, एकल अभिकारक आधारित। मतलब आपको एक अभिकारक के आधार पर दूसरे अभिकारक की मात्रा का क्या करना है, परिकलन करना है। मान लो अपने पास 2, 3, 4 अभिकारक दिए हुए हैं और 2, 3, 4 उत्पाद दिए हुए अभिक्रिया में, तो उनमें से किसी एक अभिकारक को लो और उसके सापेक्ष दूसरे अभिकारक की आवश्यक मात्रा या फिर किसी उत्पाद की आवश्यक मात्रा का आप क्या कर सकते हो, परिकलन। तो अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा, या यहां पर हम लिख लेते हैं उत्पाद की मात्रा। आपको अभिकारक या उत्पाद की मात्रा का परिकलन करना है, तो उसमें पहला सिद्धांत था आपका एकल अभिकारक आधारित। और बच्चों एकल अभिकारक आधारित जो पदार्थ है या सिद्धांत है, इस सिद्धांत से जब आप पदार्थ की मात्रा का परिकलन करते हो तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहला काम क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले आपको कोई भी अभिक्रिया दी हो उसका आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, यह पहला काम है आपको। क्योंकि जब तक आप संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिखोगे तब तक रस समीकरण मिति का कोई उपयोग ही नहीं है, और रस समीकरण मिति आप उपयोग भी नहीं लोगे तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि कितने पदार्थ से कितना पदार्थ बनता है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट इसी में टेक्निकल टीम एक बार चेक करें क्या हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद टेक्निकल टीम को। स्टेप सेकंड की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के बच्चों बाद आपको करना क्या है, अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद जो है, अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित जो आपके सूत्र है, सूत्र के नीचे उनके मोल या उनका भार लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, फिर उसके बाद उनके मोल लिखने, और अगर आपको भार दिया हुआ है तो वो भार लिखते हैं।
स्टेप 3 में देखो आप, अगर मान लो आपको अभिकारक या उत्पाद में जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में, समीकरण में गैसीय पदार्थों के लिए एसटीपी पर 1 मोल के स्थान पर 22.4 लीटर आयतन लिखते हैं, 22.4 लीटर आयतन लिखते हैं। अगर आपके अभिकारक उत्पाद गैसीय अवस्था में, यानी प्रक्रम कैसा है, गैसीय प्रक्रम है, तब आपको क्या करना है, जो मोल है 1 मोल की जगह आपको 22.4 लीटर आयतन लिखना है। 2 मोल है तो 2 से गुणा कर दो, मान लो 5 मोल है तो 5 से गुणा कर दो। और लास्ट चीज आपको करना क्या है, फिर आपको एकक विधि से इसको क्या करना है, गणना करनी है। एकक विधि से गणना करते हैं, मतलब तुलना जो है, कोई भी 2 पदार्थों की आपस में डायरेक्ट तुलना करोगे, एक की तुलना 3 से नहीं करोगे। एक बार में जब गणना करोगे तो किसी एक पदार्थ से, एक ही पदार्थ की आप क्या करोगे, गणना करोगे। ये लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखो यहां पर जब हम एकल अभिकारक आधारित सिद्धांत से जब पदार्थों की मात्रा का परिकलन करते हैं तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास। तो टाइप फर्स्ट जो है आपके, वो है आपके द्रव्यमान संबंध, यानी एक पदार्थ के द्रव्यमान से दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान को ज्ञात करना, यानी 2 पदार्थों के द्रव्यमान में क्या करना है, आपको संबंध निकालना है। तो इसके लिए जैसे देखो आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, वो कह रहा है कि Fe2O3 के 1 kg का हाइड्रोजन, या का केवल अपचयन लिख लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, का अपचयन करने पर प्राप्त आयरन की मात्रा ज्ञात करो। मात्रा, जहां शब्द मात्रा आता है बच्चों, वहां आपको उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, अगर पदार्थ ठोस है तो। और अगर पदार्थ क्या है, द्रव या गैस है, तो जहां मात्रा शब्द आ रहा है मतलब वहां आपको आयतन काम में लेना है। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को शांति से समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो है, इसका 1 kg 1 किलो का अपचयन करते हैं हम, तो इसके अपचयन से प्राप्त आयरन की मात्रा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इसकी मात्रा आपको ज्ञात करनी है, सबसे पहले इसके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। और बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, देखो हम आंसर लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड, तो ये Fe2O3, ये तो आपको दिया हुआ है। अपचयन, इसका अपचयन करवाना है, मतलब आप क्रिया किससे करो, हाइड्रोजन के साथ, तो ये आप H2 से क्रिया करवा दो। अब आपको कह क्या रहा है, प्राप्त क्या करना, आयरन यानी लोहा, तो आयरन का प्रतीक होता है आपके Fe। अब देखो Fe अलग चला गया तो ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना लेगा। ये तो हमने केवल अभिक्रिया लिखी है, यानी जो आपको लैंग्वेज दी हुई है, ये जो लाइन दी हुई है, इसको समीकरण में तब्दील किया है। अब इसको संतुलित करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो आयरन के कितने कण है, 2, यहाँ आयरन के कितना कण है, 1। और संतुलित कब होती है, जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो। इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर 2 से गुणा कर दें तो आयरन तो हो गए दोनों तरफ 2-2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 3 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 से गुणा कर दे। अब देखो अगर मैं इसके लिए रस समीकरण मिति लिखता हूँ, रस समीकरण मिति क्या कह रही है, मोलों को लिखे रस समीकरण मिति के अनुसार। तो देखो रस समीकरण मिति से अपने को जो चीजें पता चल रही है वो क्या है, Fe2O3 का मोल। बच्चों कोई भी सूत्र या प्रतीक, जैसे यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ प्रतीक लिखा हुआ है, मोल पता करना है तो आपको सीधा सूत्र या प्रतीक के पहले
गणितीय अंक जो लिखा है वो उसके मोल होते हैं। तो Fe2O3 के पहले देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, मतलब, और भगवान तो एक ही है, तो ये 1 मोल। फिर यहां पर देखो H2 के पहले 3, मतलब इसके 3 मोल। फिर यहां पर देखो Fe के पहले 2, तो इसके 2 मोल, और जल के आगे 3 लिखा हुआ है तो इसके 3 मोल। अब देखो ये रस समीकरण अपने को कह क्या रही है वो समझो आप। ये कह रही है कि यदि आप सामान्य रूप से क्रिया करवाते हो, पूर्णतः क्रिया करवानी है, तो अगर आप Fe2O3 का 1 मोल लेते हो तो आपको अपचयन के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल लेने पड़ेंगे। Fe2O3 का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से क्या होगा? अपचयन। और जब इसका अपचयन होगा Fe2O3 का 3 मोल हाइड्रोजन से, तो आयरन के कितने मोल प्राप्त होंगे? 2 मोल। और इस क्रिया में जल के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। ये तो संबंध है, आपको आयरन की मात्रा निकालनी है। तो देखो पहले हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं Fe2O3 के 1 मोल से प्राप्त आयरन की मात्रा कितनी है? 2 मोल। जब Fe2O3 का 1 मोल है तो आपको आयरन कितना प्राप्त हो रहा है? 2 मोल। अब आपको देख लो यहां पर मात्रा ग्राम में दी हुई है, और जब पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी हो तो आपको मोल निकालने, तो Fe2O3 का मोल निकाल लो। तो Fe2O3 के मोल का सूत्र क्या हो जाएगा आपके? वही सामान्य सूत्र अपना, मोल का भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो देखो जो भार तो दिया हुआ आपको, भार दिया हुआ 1 kg, और 1 kg को अगर मैं ग्राम में लिखूं तो कितना लिख सकता हूं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ये तो आपको मैथ वाले सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, और ये तो नॉर्मल चीज़ है, वो बताएंगे नहीं तो भी पता होनी चाहिए। अब बच्चों Fe2O3 के हम क्या निकाल लेते हैं? अपने जो ये Fe2O3 है इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो देखो Fe2O3 में Fe कितने हैं? 2 है। बच्चों एक Fe जो होता है वो उसका भार 56 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। तो ये कितने हो जाएंगे? 112 प्लस 48, इनको ऐड कर देते हैं तो 160 आ जाएगा। तो आपको देखो भार तो दिया हुआ 1000 ग्राम, और अणुभार आ गया आपके यहाँ, मोलर द्रव्यमान आ गया 160 ग्राम। सोल्व कर देते हैं तो 100/16, और इसको और सोल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट आगे कितना बच गया अपने पास? देखो 440 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और ये 5, यानी 6.25 मोल आ जाएंगे। अब देखो ये इस चीज को यहां से समझना आप, यही मेन चीज है। कह रहा है कि जब Fe2O3 जो है इसका 1 मोल है, तब आपको Fe के कितने मोल प्राप्त होते हैं? 2 मोल। तो जब आपके पास Fe2O3 के 6.25 मोल दिए हुए, तो आपको आयरन की कितनी मात्रा प्राप्त होगी? तो देखो ये लिख देता हूं मैं। तो Fe2O3 के 6.25 मोल से प्राप्त आयरन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी? आयरन की मात्रा बराबर आ जाएगी आपके, भाई यहां पर देखो इसके 6.25 मोल तो है ही, और इनको आपको गुणा करना है किससे? 2 से। ये इतने मोल में आई अभी तो मात्रा, तो ये कितना आ गया? इसको सोल्व कर दो तो ये आपके 12.50 मोल। अब ये तो मोल है, लेकिन आपको पूछ क्या रहा? आयरन की मात्रा। वैसे मात्रा की इकाई मोल है, लेकिन मोल को आपको ग्राम में बदलना है। तो 1 मोल में कणों की संख्या देख लेते हैं हम। तो एक बार पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, शॉट बाद में ले लेना आप, ठीक है। तो अब अपने को मोल शब्द को हटा दो आप, या अपने पास मोल आ गए तो बाहर निकाल लेते हैं। अतः आयरन का भार या द्रव्यमान, आयरन का भार या द्रव्यमान। और बच्चों देखो मोल निकालने का सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, क्या है? भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो अगर आपको भार निकालना तो ये वज्र गुणा हो जाएगा मोल और मोलर द्रव्यमान। तो मैं लिख दूं मोल इंटू मोलर द्रव्यमान, ये आ जाएगा मोल इंटू मोलर द्रव्यमान। तो देखो मोल तो अपने पास कितने हैं? 12.50। जब Fe2O3 के 6.25 मोल है, तो आयरन के ऑटोमेटिक मोल कितने हो जाएंगे? डबल, यानी 12.50 मोल। और मोलर द्रव्यमान बच्चों, एक आयरन जो होता है, आयरन के 1 कण का द्रव्यमान होता है वो होता है आपके
56। तो इसको सोल्व कर दो, सोल्व कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो एक बार इसमें कोई समस्या हो तो वापस पूछ लेना, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो हमने आज शुरुआत कहाँ से की, सबसे पहले हमने बात की अपने सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या है, अभिक्रिया में जो आप पदार्थ लेते हो उन पदार्थों में से यदि किसी पदार्थ की आवश्यक मात्रा जितनी होती है, जैसे अपने पास जैसे ये H2 है, इसकी क्रिया आप O2 से करवाते हो जल बनाने के लिए, तो इसका आपको पता है जल बनाने के लिए जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन पूर्णतः क्रिया करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। लेकिन मान लो आपको मात्रा दी हुई है, हाइड्रोजन की तो मात्रा दी हुई है 4 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा आपको चाहिए तो कितनी, 4 ग्राम के साथ 1 ग्राम के साथ 8 चाहिए, तो 4 ग्राम के साथ 32 चाहिए, लेकिन मान लो 20 ग्राम ही दी हुई है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की 20 ग्राम मात्रा खत्म, अभिक्रिया वहाँ समाप्त हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ की मात्रा कम होती है तो कम मात्रा वाले पदार्थ के समाप्त होने पर अभिक्रिया रुक जाती है, और जिस पदार्थ के कारण अभिक्रिया रुकती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। फिर देखो सीमांत अभिकर्मक के बाद, ये तो अपने नॉर्मल उदाहरण था। अब आपको सीमांत अभिकर्मक निकालना है या अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद है उनकी मात्रा का परिकलन करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एकल अभिकारक आधारित सिद्धांत। और एकल अभिकारक आधारित सिद्धांत में आपको ये 4 स्टेप याद रखने हैं, ये मोस्टली 4 स्टेप आपको याद। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, देन उसके बाद अभिकारकों उत्पाद में उपस्थित पदार्थ जो है उनके सूत्र के नीचे उनके मोल लिख दो, और मोल लिखने के बाद अगर पदार्थ गैसीय प्रक्रम में तो उनका आयतन लिख दो, और एक एक विधि द्वारा उनको क्या करना है, सरल। जैसे देखो ये क्वेश्चन, सबसे पहले देखो इनके मोल लिख दिए। अब आपको ये मोल तो इसलिए काम में आ रहे हैं, ये बता रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल क्या हो सकता है। अब अपने पास मात्रा दी हुई है, उस मात्रा से देखो हमने मोल निकाल लिए, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल है, तो इसके 6.25 मोल, तो इसके ऑटोमेटिक कितने हो गए, 12.50 मोल। और आपको बाहर निकालना है, अगर मोल दिया हुआ है और बाहर निकालना है तो देखो इस सूत्र में आप वज्र गुणा करके चेंज कर लो, तो सूत्र ये बन गया आपके पास मोल इंटू मोलर द्रव्यमान। मोल हमने निकाल लिए, मोलर द्रव्यमान दिया है तो गुणा कर दिया, तो कुल मात्रा कितनी आ गई, 700 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके कोई भी समस्या हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी प्रत्येक समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।